25 जनवरी 1910 को मोहम्मद अली जिन्ना को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल के तहत बंबई से मुसलमान सदस्य के रूप में विधान परिषद के लिए चुना गया। कलकत्ता उन दिनों ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी और इसलिए पार्लियामेंट्री सुधारों के तहत 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत कलकत्ता में यह 7 सदस्यीय परिषद की बैठक हो रही थी। 1909 के पार्लियामेंट्री सुधारों के तहत चुने जाने वालों में गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोग शामिल थे। वायसराय मिंटो ने अपने पहले संबोधन में यह उम्मीद जाहिर की कि ब्रिटिश सरकार जो कानून लागू करना उचित समझेगी उसके प्रति भारतीय जनता को आश्वस्त करने में इस विस्तारित परिषद के सदस्य अपना समर्थन देकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन वायसराय मिंटो की ये उम्मीद जल्दी ही टूट गई। परिषद में अपना पहला भाषण देने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना जब उठे तो वायसराय मिंटो से ही सीधे सीधे भिड़ गए। मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि दक्षिण अफ्रीका के लिए जाने वाला करारबंद भारतीय मजदूरों का निर्यात फौरन रोका जाए। इसके लगभग साल भर पहले ही ट्रांसवाल में मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में आंदोलन करने वाले सत्याग्रहियों के हिंसक दमन के खिलाफ पूरे भारत में क्षोभ की लहर फैल चुकी थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसी समय इन करारबंद भारतीय मजदूरों का निर्यात रोकने, उनकी भर्ती रोकने के लिए भारत सरकार से आग्रह करने का संकल्प लिया था और इसी मुद्दे को मोहम्मद अली जिन्ना केंद्रीय परिषद में जो कलकत्ता में बैठक हो रही थी स्पष्ट तौर पे उठाया। अपने भाषण में जिन्ना ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ किए जाने वाले व्यवहार को जालिमाना कहा। इस पर वायसराय मिंटो ने जिन्ना को झिड़का कि उन्हें जालिमाना सुलूक जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। वायसराय का ख्याल था कि ये शब्द कुछ ज़्यादा ही कठोर हैं, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने बचाव करते हुए कहा उन्हें तो इससे भी ज़्यादा कठोर शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन चूंकि वे परिषद के संविधान से अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसलिए उन्होंने अपेक्षाकृत सही शब्द चुना। भारतीयों के साथ किया जाने वाला व्यवहार वास्तव में कठोरता में इसके खिलाफ पूरे देश में एक राय है। इस संक्षिप्त बहस के बाद ये जाहिर हो गया कि मोहम्मद अली जिन्ना की शैली क्या है और वे कितने निडर हैं और वे बोलने से पहले अपने शब्दों का बड़े हिसाब से चुनाव करते हैं और फिर बोलने के बाद अपने शब्दों को कभी वापस नहीं लेते। खैर, वायसराय मिंटो को जिन्ना का जवाब वास्तव में बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी चुप रहने के अलावा उनके पास रास्ता ही क्या था। इसी बीच 1910 की गर्मियों में मिस्टर रोली की भारत से विदाई हो गई। वायसराय मिंटो को मिस्टर रोली के नाम से भी जाना जाता था, तो मिस्टर रोली वायसराय मिंटो की 1910 में भारत से विदाई हो गई और उनकी जगह लिबरल राजनीतिज्ञ सर चार्ल्स हार्डिंग भारत के नए वायसराय बने। सर चार्ल्स हार्डिंग जिन्ना के बहुत बड़े प्रशंसक साबित हुए। 17 मार्च 1911 को मोहम्मद अली जिन्ना ने केंद्रीय परिषद में अपना पहला कानूनी प्रस्ताव रखा, जो मुस्लिम न्यासों को कर मुक्त करने वाला वक्फ वैधीकरण विधेयक था। 2 साल बाद ये विधेयक ब्रिटिश भारतीय इतिहास में पहला गैर सरकारी अधिनियम साबित हुआ और इसी के बाद जिन्ना धीरे धीरे वसीयत संबंधी कानून के विशेषज्ञ बनते गए। इस क्षेत्र में वे इस हद तक कामयाब हुए कि मुल्क के सबसे अमीर राजाओं और नवाबों ने वसीयत संबंधी मुकदमों में मोहम्मद अली जिन्ना को अपना वकील बनाया। इनमें हैदराबाद के निजाम, भोपाल के नवाब और महमूदाबाद के राजा का नाम भी शामिल है। 1941 तक वसीयत संबंधी कानून के मोहम्मद अली जिन्ना सबसे बड़े वकील थे और इसके द्वारा जिन्ना की अच्छी खासी कमाई भी हुई। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में जॉर्ज पंचम का दरबार लगा। जॉर्ज पंचम ब्रिटिश साम्राज्य के राजा थे। दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में हुए इस दिल्ली दरबार में 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई। पहला यह कि बंगाल विभाजन को वापस ले लिया जाएगा और दूसरा यह कि देश की राजधानी अब कलकत्ता नहीं दिल्ली होगी।
बंगाल के मुसलमानों ने इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया। मुस्लिम लीग के कलकत्ता के 4 मार्च 1912 के 5वें अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने ये प्रस्ताव रखा कि मुसलमानों को विभाजन रद्द करने से गहरा दुख और निराशा हुई है, और यही वह कदम था जिसके बाद मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति अपनी वफादारी पर पुनर्विचार करना शुरू किया। बंगाल के विभाजन को रद्द करने से दरअसल मुसलमानों को गहरी निराशा हुई थी, क्योंकि बंगाल विभाजन ने मुस्लिम लीग के गठन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन जब दिसंबर 1911 की घोषणा के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, तो मुसलमान ये सोचने को मजबूर हो गए कि भारत सरकार ने कांग्रेसी आंदोलनकारियों के सामने घुटने टेक दिए हैं। जॉर्ज पंचम ने बंग भंग को पलटने के साथ साथ कलकत्ता से ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी दिल्ली ले जाने की घोषणा भी की, जहां के ऐतिहासिक मैदानों पर नए शाही इमारत खड़े किए जा रहे थे। दिल्ली मुसलमान सुल्तानों और मुगल बादशाहों की राजधानी रही थी। इसके अलावा दिल्ली उत्तर भारत की मुसलमान आबादी का केंद्र होने के साथ साथ शिक्षा संस्थानों और ऐतिहासिक स्मारकों का शहर तो था ही। 1912 में दिल्ली ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी बन गई। मोहम्मद अली जिन्ना दिसंबर 1912 में पटना में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पटना के बांकीपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भाग ले रहे थे। इन्हीं दिनों लगभग इसी समय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की काउंसिल की मीटिंग भी पटना में ही हो रही थी। उस समय मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे, वे केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। लेकिन विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की काउंसिल बैठक में, जो कि पटना में हो रही थी, भाग लिया और उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें लीग ने अपने उद्देश्यों का विस्तार करते हुए उसमें भारत के लिए उपयुक्त स्वशासन की प्रणाली को हासिल करना भी शामिल किया। 31 दिसंबर 1912 को मुस्लिम लीग की काउंसिल में पास किए गए प्रस्तावों में चौथा प्रस्ताव भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस प्रस्ताव को पास करने में भी जिन्ना की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका थी, और ये प्रस्ताव था कि मुसलमान और दूसरे संप्रदायों के बीच मित्रता और एकता को प्रोत्साहित किया जाएगा। वर्ष 1913 में जब कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो कांग्रेस ने मुस्लिम लीग द्वारा पारित इस प्रस्ताव का स्वागत किया। इससे पहले अप्रैल 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना गोपाल कृष्ण गोखले के साथ जहाजी सफर पर बंबई से इंग्लैंड के शहर लिवरपूल गए थे, और वहां उन्होंने भारत संबंधी मामलों के उप मंत्री और रॉयल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन लॉर्ड इस्लिंगटन से मुलाकात की थी। इस दौरान गोपाल कृष्ण गोखले और मोहम्मद अली जिन्ना ने काफ़ी सारा वक्त साथ साथ गुजारा। हालांकि उन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, इसका ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। गोपाल कृष्ण गोखले ने इस मुलाकात के बाद सरोजनी नायडू से ये ज़रूर कहा था कि मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के सर्वश्रेष्ठ वाहक बन सकते हैं। जिन्ना सितंबर 1913 में भारत वापस आए, और इसी समय जब कराची में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, तो अपना 47वां जन्मदिन मनाने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची कांग्रेस में शिरकत की। कराची मोहम्मद अली जिन्ना की जन्मभूमि थी, लेकिन वहाँ वह पिछले 17 साल से नहीं गए थे। कराची से मोहम्मद अली जिन्ना ट्रेन द्वारा आगरा पहुँचे, जहाँ 30-31 दिसंबर 1913 को मुस्लिम लीग का जलसा होने वाला था। आगरा दिल्ली के बाद मुगल साम्राज्य की दूसरी राजधानी रह चुकी थी। इसी समय मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों राजनीतिक संगठनों को एक राष्ट्रीय मंच पर लाने का फार्मूला निकालने में लगे हुए थे। इस समय तक मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के सदस्य बन चुके थे, और वे कांग्रेस के सदस्य तो थे ही। वर्ष 1915 में मोहम्मद अली जिन्ना ने यह परंपरा शुरू की कि जिस शहर में कांग्रेस का अधिवेशन होगा, उसी शहर में उसी हफ्ते मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन होगा, ताकि दोनों दलों के सदस्य
और श्रोता एक दूसरे के कार्यक्रमों में भाग ले सके। और यह परंपरा 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन तक चली। 1915 में बम्बई में कांग्रेस और लीग का अधिवेशन साथ साथ हुआ। इसके बाद 1916 में लखनऊ का मशहूर अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच न सिर्फ समझौता हुआ, जो लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही, बल्कि इसी लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी गुटों के बीच के मतभेद भी समाप्त हुए और दोनों एक साथ काम करने के लिए सहमत हुए। 1915 में बम्बई के बाद 1916 में लखनऊ में भी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अधिवेशन लगभग साथ साथ हुए। वर्ष 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में दोनों दलों ने लखनऊ समझौते को पुनः स्वीकार किया। अगस्त 1918 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के विशेष अधिवेशन बम्बई में हुए। दिसंबर 1919 में अमृतसर में, 1920 में नागपुर में और फिर 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का अधिवेशन साथ साथ हुआ। 1920 के नागपुर में कांग्रेस अधिवेशन में राजनीति में धर्म और सांप्रदायिकता का समावेश करने के विरोध में और ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध असंवैधानिक तरीकों से आंदोलन किए जाने के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। महात्मा गांधी द्वारा खिलाफत असहयोग आंदोलन शुरू किए जाने से मोहम्मद अली जिन्ना बिल्कुल असहमत थे। एक तो जिन्ना धर्म को राजनीति से दूर रखना चाहते थे और खिलाफत का मुद्दा, चूँकि मुसलमानों का धार्मिक मुद्दा था, यहाँ खिलाफत का अर्थ विरोध से नहीं है। खिलाफत दरअसल तुर्की के खलीफा से बना हुआ शब्द है। तुर्की के खलीफा के साथ ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा किए जा रहे अन्याय के विरोध में, तुर्की के विभाजन के विरोध में, तुर्की में खलीफा का पद समाप्त किए जाने के विरोध में भारतीय मुसलमानों ने जो आंदोलन चलाया उसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। तो खिलाफत का मुद्दा विशुद्ध धार्मिक मुद्दा था। इस धार्मिक मुद्दे को महात्मा गांधी ने मुसलमानों को राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ने का एक मौका मानते हुए असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दिया था, जबकि जिन्ना राजनीति को धर्म से बिल्कुल अलग रखने के पक्ष में थे। साथ ही साथ मोहम्मद अली जिन्ना नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध असंवैधानिक तरीके से कोई आंदोलन चलाया जाए। महात्मा गांधी के खिलाफत असहयोग आंदोलन शुरू करने के फैसले को मोहम्मद अली जिन्ना ने हिमालयी भूल, यानी बहुत बड़ी भूल, हिमालय जैसी बड़ी भूल बताया और इस मुद्दे को लेकर वर्ष 1920 में मोहम्मद अली जिन्ना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि और क्या सुनना है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। मुझे ज़रूरत है आपके समर्थन की। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।